हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में आपके मन में कोई दुविधा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सेशन में लाए गए शब्द को आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन का जो पहला शब्द है वो है पोर्टेंट। पोर्टेंट नाउन की तरह प्रयोग होता है। पोर्टेंट का मतलब है अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट स्पेशली एन अनप्लेजेंट वन। क्या है? अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट स्पेशली एन अनप्लेजेंट वन। मतलब है पूर्व सूचना, अप्रिय अवांछित घटना का जो पूर्व सूचना होता है उसके लिए पूर्वाभास या अपशगुन के अर्थ में हम पोर्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रहा है? अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट स्पेशली एन अनप्लेजेंट वन। चलिए फटाफट सिनोनिम देख लेते हैं। फॉरबोर्डिंग, वार्निंग एंड प्रीमोनिशन। क्या है? फॉरबोर्डिंग, वार्निंग एंड प्रीमोनिशन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ट्रुथ, रियलिटी, प्रूफ एंड ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रुथ, रियलिटी, प्रूफ एंड ट्रस्ट एक अर्थ में पोर्टेंट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। As for her engagement with Adam, I would say the portents are gloomy. क्या है? As for her engagement with Adam, I would say the portents are gloomy. सेशन की शुरुआत में जो पहला शब्द आया है पोर्टेंट, a sign of future event especially an unpleasant one. क्या है? Sign of future event especially an unpleasant one. मतलब है पूर्वाभास, अपशगुन, पूर्व सूचना किसी अवांछित या अप्रिय घटना की। चलिए अगला शब्द लेते हैं। यह है वे डाउन। वे डाउन एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है। वे डाउन का मतलब है टू कॉज टू बेंड डाउन, टू बी ऑप्रेसिव और बर्डनसम टू समवन। है ना? क्या है? टू कॉज टू बेंड डाउन और टू बी ऑप्रेसिव और बर्डनसम टू समवन। मतलब है कि दबा होना, झुका होना, चिंताग्रस्त बना देना, बोझ देना, ये किसी इंसान के लिए है। वे डाउन का मतलब है टू कॉज टू बेंड डाउन, टू बी ऑप्रेसिव और बर्डनसम टू समवन। किसी के लिए कैसा हो? ऑप्रेसिव हो और बर्डनसम हो, उस अर्थ में हम वे डाउन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। ऑप्रेस, डिप्रेशन, बॉदर। क्या हो जाएगा? ऑप्रेस, डिप्रेशन, बॉदर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिजॉइस, कंफर्ट एंड लाइटन। क्या हो जाएगा? रिजॉइस, कंफर्ट एंड लाइटन इसके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल करेंगे। फटाफट चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। शी वाज वेड डाउन बाय द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर her sisters। क्या है? She was weighed down by the responsibility of looking after her sister। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है। weighed down का मतलब होता है to cause to bend down, to be oppressive और burden some to someone। मतलब है किसी के लिए बोझ जैसा, बोझ देना, दबा देना, झुका देना, चिंताग्रस्त बना देना। इस अर्थ में हम एक फ्रेजल वर्ब weighed down का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अपटिक। अपटिक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड। क्या है? स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड मतलब है आंशिक और छोटी बढ़ोतरी। इसके लिए हम अपटिक का इस्तेमाल करते हैं। आंशिक और छोटी बढ़ोतरी अगर हो तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? अपटिक का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम देख लेते हैं। इंक्रीज, बूस्ट, गेन एंड एडिशन। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बूस्ट, गेन एंड एडिशन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे तो रिडक्शन, डिक्रीज एंड डिक्लाइन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, डिक्रीज एंड डिक्लाइन अपटिक के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। मूवीज समटाइम्स सी एन अपटिक इन रेवेन्यू आफ्टर एन ऑस्कर विन। क्या है? मूवीज समटाइम्स सी एन अपटिक इन रेवेन्यू आफ्टर एन ऑस्कर विन। इस पेज पर जो पहला शब्द है अपटिक, इसका मतलब होता है एन स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड। क्या है? स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड मतलब है आंशिक और छोटी बढ़ोतरी। इस अर्थ में हम अपटिक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है किक इन। किक इन का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है सबसे पहले तो, अब आप पहचान जाते होंगे। किक इन का मतलब होता है टू स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट और टू हैपन और टू बिगिन टू टेक इफेक्ट। मतलब है कि प्रभाव शुरू होने के अर्थ में। टू स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट और टू हैपन और टू बिगिन टू टेक इफेक्ट, इस अर्थ में हम किक इन का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई और अर्थों में ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है। यहां एक सेंस है प्रभाव शुरू होना। सिनोनिम कहेंगे एक्टिवेट, एक्ट, वर्क, टेक इफेक्ट। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट, एक्ट, वर्क एंड टेक इफेक्ट। एंटोनिम है एंड, ब्लो, ब्लो ओवर एंड पेरिस। क्या हो जाएगा? एंड, ब्लो ओवर एंड पेरिस एक अर्थ में किक इन के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इट टेक्स हाफ एन आवर फॉर द मेडिकेशन टू किक इन। क्या है? इट टेक्स हाफ एन आवर फॉर द मेडिकेशन टू किक इन। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है किक इन। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट और टू हैपन, टू बिगिन टू टेक इफेक्ट। इस अर्थ में हम किक इन का प्रयोग
करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पर्क अप, और ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। पर्क अप भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू बिकम और कॉज समवन टू बिकम हैप्पियर, मोर एनर्जेटिक और मोर एक्टिव। मतलब है किसी को और ज्यादा खुश करने, एनर्जेटिक करने और एक्टिव करने का कारण होना, है ना, प्रसन्न होना या करना, ताजगी लाना या आकर्षक बनाना। टू बिकम और कॉज समवन टू बिकम हैप्पियर, मोर एनर्जेटिक और मोर एक्टिव, इस अर्थ में हम पर्क अप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पेप अप, एनिमेट एंड एनर्जाइज। क्या हो जाएगा? एनिमेट का मतलब प्राण डालने से होता है, एक अर्थ में वो हो जाएगा इसके सिनोनिम पेप अप, एनिमेट एंड एनर्जाइज, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो डिवाइटलाइज, डे स्पिरिट एंड डिप्रेस। क्या हो जाएगा? डिवाइटलाइज, डे स्पिरिट एंड डिप्रेस, इसके एंटोनिम के तौर पर यानी कि पर्क अप के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, इट माइट पर्क यू अप। क्या है? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, इट माइट पर्क यू अप, है ना। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है पर्क अप, एक फ्रेजल वर्ब है। टू बिकम और कॉज समवन टू बिकम हैप्पियर, मोर एनर्जेटिक और मोर एक्टिव। चलिए अगला जो शब्द है वो है इमिनेंट। इमिनेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका है यूजुअली अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून। अब यहां पर भी किस चीज के लिए है? समथिंग अनप्लेजेंट के लिए है। ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून मतलब है प्रायः अप्रिय बात बहुत ही शीघ्र, लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाला हो, उस अर्थ में, सन्निकट के अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे। जो ऐसी कोई अप्रिय बात जो बहुत निकट में घटित होने वाली हो, उसके लिए हम इमिनेंट का प्रयोग करते हैं। यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, इस अर्थ में करते हैं। चलिए फटाफट सिनोनिम देख लेते हैं। इंपेंडिंग, अपकमिंग एंड लाइकली। क्या हो जाएगा? इंपेंडिंग, अपकमिंग एंड लाइकली, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इमिनेंट के। एंड एंटोनिम की बात करें तो डिस्टेंट, लेटर, नेवर एंड अनलाइकली। क्या हो जाएगा? डिस्टेंट, लेटर, नेवर एंड अनलाइकली, इमिनेंट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हैवी रेनफॉल मींस दैट फ्लडिंग इज इमिनेंट। क्या हो जाएगा? हैवी रेनफॉल मींस दैट फ्लडिंग इज इमिनेंट। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है इमिनेंट। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, और ये अनप्लेजेंट यानी अप्रिय घटना के लिए है, प्रिय घटना के लिए नहीं है। मतलब है प्रायः अप्रिय बात बहुत शीघ्र, लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाला, है ना, बहुत शीघ्र निश्चित रूप से घटित होने वाला, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टटर। स्टटर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। टू हैव डिफिकल्टी व्हेन यू स्पीक सो दैट यू कीप रिपीटिंग द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, और टू वर्क और हैपन इन अ वे दैट इज नॉट स्मूथ और रेगुलर। देखिए एक तो पहला है बोलने में हकलाने से, दूसरा है कि किसी चीज का रेगुलर या स्मूथ होकर के काम न करना, इस अर्थ में भी हम स्टटर का प्रयोग करते हैं। मतलब है हकलाना, खड़खड़ाते हुए चलना, है ना, स्मूथ नहीं चलना, डिस्टरबेंस के साथ चलना। तो यहां पर इस अर्थ में भी हकलाना और खड़खड़ाते हुए चलने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। स्पटर, स्टैमर एंड स्टंबल। क्या हो जाएगा? स्पटर, स्टैमर एंड स्टंबल, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो एनंसिएट, कंटिन्यू एंड फ्लुएंट। क्या हो जाएगा? एनंसिएट, कंटिन्यू एंड फ्लुएंट, एक अर्थ में स्टटर के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। सडनली द इंजन स्टार्टेड एंड देन इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। क्या है? सडनली द इंजन स्टार्टेड एंड देन इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। मतलब है पहले क्या किया? खड़खड़ाया, है ना, और उसके बाद क्या हो गया? पूरी तरह से रुक गया। सडनली द इंजन स्टार्टेड एंड देन इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। तो पहला जो शब्द है वो है स्टटर। इसका मतलब होता है टू हैव डिफिकल्टी व्हेन यू स्पीक सो दैट यू कीप रिपीटिंग द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड, और टू वर्क और हैपन इन अ वे दैट इज नॉट स्मूथ और रेगुलर, इस अर्थ में नहीं, हकलाना और खड़खड़ा करके चलना, मतलब है नियमित रूप से, रेगुलर स्मूथ न चलना, है ना, रुकावट के साथ चलना, इस अर्थ में हम स्टटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फेस्टिव। फेस्टिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और फेस्टिवल से ही साउंड बना हुआ है, उसी से साउंड कर रहा है। हैप्पी बिकॉज पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स सेलिब्रेटिंग समथिंग। हैप्पी बिकॉज पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स सेलिब्रेटिंग समथिंग। आनंदमय, खुशियों भरा या उल्लासपूर्ण। फेस्टिव का मतलब होता है त्योहार जैसा माहौल, है ना, इस अर्थ में हम फेस्टिव का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। गाला, जोवियल, चेयरफुल एंड कन्वीवियल, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या करेंगे? गाला, जोवियल, चेयरफुल एंड कन्वीवियल, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो फ्यूनरल, ड्रेरी, ग्लूमी एंड सैड। क्या हो जाएगा? फ्यूनरल, ड्रेरी, ग्लूमी एंड सैड, इसके एंटोनिम यानी फेस्टिव के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर से सिनोनिम दोहरा देते हैं। गाला, जोवियल, चेयरफुल एंड कन्वीवियल, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें फ्यूनरल, ड्रेरी, ग्लूमी एंड सैड,
फेस्टिव के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द हॉल लुक्ड वेरी फेस्टिव विद इट्स दीपावली डेकोरेशन। क्या है? द हॉल लुक्ड वेरी फेस्टिव विद इट्स दीपावली डेकोरेशन। पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब है हैप्पी बिकॉज पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स सेलिब्रेटिंग समथिंग। इस अर्थ में हम फेस्टिव का प्रयोग करते हैं, मतलब है आनंदमय, खुशियों भरा और उल्लासपूर्ण, यानी त्योहार जैसा माहौल जो होता है उसके लिए हम फेस्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग और एंथुसियाज्म, है ना, किसी के प्रति बहुत तीव्र जो एक फीलिंग्स हो उसके लिए एंथुसियाज्म के अर्थ में हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी विषय पर गहरी व प्रबल भावनाएं, जोश और उत्साह, इस अर्थ में हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। पैशन, आर्डर, जील एंड वेहेमेंस। क्या हो जाएगा? पैशन, आर्डर, जील एंड वेहेमेंस। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, बोर्डम, एपैथी, एनोई एंड डिस्पैशन। क्या हो जाएगा? बोर्डम, एपैथी, एनोई एंड डिस्पैशन फॉरवर्ड के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सी किस्ड हिम विद अनयूजुअल फॉरवर्ड। क्या है? सी किस्ड हिम विद अनयूजुअल फॉरवर्ड। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, एंथुसियाज्म, जोश और उत्साह के अर्थ में हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? पैशन, आर्डर, जील एंड वेहेमेंस। एंटोनिम है बोर्डम, एपैथी, एनोई एंड डिस्पैशन। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्रिम्प। क्रिम्प नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है कंप्रेस समथिंग इनटू स्मॉल फोल्ड्स एंड रिजेस और रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। दो अर्थ में प्रयोग होता है। एक तो किसी को सिकोड़ देना, कंप्रेस करना, है ना, फोल्ड्स एंड रिजेस में, या फिर रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन के अर्थ में भी हम क्रिम्प का प्रयोग करते हैं। समेटना, सिकोड़ना, ऐंठना, अर्चन या बाधा, इस अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। क्या है? समेटना, सिकोड़ना, ऐंठना, मोड़ना, इस अर्थ में क्रिम्प का, और दूसरा है अर्चन और बाधा, इस अर्थ में भी हम क्रिम्प का जो है प्रयोग करते हैं। सिनोनिम करें ऑब्स्टिकल, हर्डल एंड बैरियर। क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल, हर्डल एंड बैरियर। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टिमुलस, इम्पेटस एंड स्पर। क्या हो जाएगा? स्टिमुलस, इम्पेटस एंड स्पर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा क्रिम्प के एंटोनिम के तौर पर। चले, his zeal about his career can crimp the rest of his life। क्या है? his zeal about his career can crimp the rest of his life, है ना। क्या करेगा? रेस्ट ऑफ लाइफ को लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। His zeal about his career can crimp the rest of his life। पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है crimp। compress something into small folds and recesses, या फिर लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, मतलब है अर्चन, बाधा, समेटना, सिकोड़ना, ऐंठना, मोड़ना, इस अर्थ में हम crimp का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टेम। स्टेम नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और स्टेम का एक अर्थ है टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग। क्या है? टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग। अब देखिए यहां पर तो रोकने के अर्थ में है, किसी वस्तु को बढ़ने या फैलने से रोकना या रोकथाम करना, इस अर्थ में स्टेम का प्रयोग होता है। स्टेम का एक अर्थ फलने फूलने के अर्थ में भी होता है। अब देखिए दोनों तरह से विपरीत है। सिनेरियो के हिसाब से जहां जिस अर्थ में लिखा जाएगा वहां पर ये मीनिंग आएगा। तो यहां जो स्टेम का मीनिंग है टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग, इस अर्थ में हम क्या करेंगे? स्टेम का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम देख लेते हैं। स्टॉप, हॉल्ट, रिस्ट्रेन एंड स्टॉन्च। क्या हो जाएगा? स्टॉप, हॉल्ट, रिस्ट्रेन एंड स्टॉन्च, इस अर्थ में हम क्या करते हैं? स्टेम का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम जो रखेंगे वो स्टॉप, हॉल्ट, रिस्ट्रेन, स्टॉन्च। अर्थ इसलिए कहा कि दोनों का लगभग मीनिंग एक ही जैसा होता है। एंटोनिम की बात करें तो कंटिन्यू, कैरी ऑन एंड रन ऑन। क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, कैरी ऑन एंड रन ऑन, इसके एंटोनिम के तौर पर यानी स्टेम के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। These measures are designed to stem the rise of violent crime। क्या है? These measures are designed to stem the rise of violent crime। किसको स्टेम करने के लिए है? violent crime को। क्या है? These measures are designed to stem the rise of violent crime। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्टेम। स्टेम का मतलब है टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग। क्या है? टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग, मतलब है किसी वस्तु को बढ़ने या फैलने से रोकना, रोकथाम करना, इस अर्थ में हम स्टेम का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है वेन। वेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। क्या है? धीरे धीरे जो है टू ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, इस अर्थ में वेन का प्रयोग करते हैं। छीन होना या कम हो जाना, इस अर्थ में वेन का प्रयोग किया जाता है। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, यानी जिसका महत्व घट जाए धीरे धीरे। सिनोनिम की बात करें डिक्रीज, डिक्लाइन एंड डिमिनिश। क्या हो जाएगा? डिक्रीज, डिक्लाइन एंड डिमिनिश, इसको हम सिनोनिम के तौर पर रखेंगे वेन के। एंटोनिम की बात करें इंक्रीज, ग्रो एंड एस्केलेट। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ग्रो एंड एस्केलेट,
एक अर्थ में वेन के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है, क्योंकि उसका मतलब है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर एंड लेस इंपॉर्टेंट। जब आप इंक्रीज करेंगे तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ग्रो करेंगे इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, एस्केलेट करेंगे तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। यहां सीधा सा है, एक अर्थ में इंक्रीज, ग्रो एंड एस्केलेट को वेन के एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई एंथुसियाज्म वाज वेनिंग रैपिडली। क्या है? माई एंथुसियाज्म वाज वेनिंग रैपिडली। यहां पर जो दूसरा शब्द है वेन, इसका मतलब है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। क्या है? टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। चलिए अगला जो शब्द है वो है एम्बेड। एम्बेड वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू फिक्स समथिंग फॉर्मली एंड डीपली इन समथिंग एल्स। किसी चीज में जड़ना, वस्तु को अन्य वस्तु में मजबूती से बैठाना या जड़ना, फिक्स करना, जैसे अंगूठी वगैरह में जो डायमंड या नग फिक्स किया जाता है। एम्बेड का मतलब उस अर्थ में यूज करते हैं टू फिक्स समथिंग फॉर्मली एंड डीपली इन समथिंग एल्स। सिनोनिम के हैं इम्प्लांट, सेट, फिक्स एंड इनले। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट, सेट, फिक्स एंड इनले। एक अर्थ में एम्बेड के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, एलिमिनेट एंड रूट आउट। क्या हो जाएगा? एलिमिनेट एंड रूट आउट। रूट आउट मतलब जड़ से उखाड़ लेने का अर्थ होता है। तो एलिमिनेट और रूट आउट एम्बेड के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्स वॉज एम्बेडेड इन द पीस ऑफ वुड। क्या है? द एक्स वॉज एम्बेडेड इन द पीस ऑफ वुड। जो कुल्हाड़ी है उसको लकड़ी के टुकड़े में एम्बेड किया गया। द एक्स वॉज एम्बेडेड इन द पीस ऑफ वुड। तो पहला शब्द जो यहां पर आया एम्बेड, टू फिक्स समथिंग फॉर्मली एंड डीपली इन समथिंग एल्स। किसी वस्तु को अन्य वस्तु में मजबूती से बिठाना या जड़ना, इस अर्थ में हम एम्बेड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एस्केपेड। एस्केपेड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और एस्केपेड का मतलब है एन एक्ट इन्वॉल्विंग सम डेंजर, रिस्क, एक्साइटमेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। मतलब है दुस्साहसिक घटना या शरारत। क्या कह रहा है? एन एक्ट इन्वॉल्विंग सम डेंजर, रिस्क, एक्साइटमेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड। मतलब किसी का जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि सड़क पर लोग नहीं सोते नॉर्मली, किसी दुकान के आगे नहीं सोते नॉर्मली, कुछ ऐसी घटना जो कि एडवेंचरस हो, जो नॉर्मल पैटर्न से हटकर हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एस्केपेड। एस्केपेड सिनोनिम जो है वो स्टंट, एडवेंचर एंड वेंचर, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम यहां पर कुछ ऐसा लगाने, आप डरपोक, रेगुलर, कुछ ऐसा जो संदर्भ के हिसाब से रख सकते हैं, बट मुझे यहां पर उचित नहीं लगा। एस्केपेड का मतलब है एन एक्ट इन्वॉल्विंग सम डेंजर, रिस्क, एक्साइटमेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर लेटेस्ट एस्केपेड वाज टू कैंप आउटसाइड अ डिपार्टमेंट स्टोर इन द नाइट बिफोर द सेल। क्या है? हर लेटेस्ट एस्केपेड वाज टू कैंप आउटसाइड अ डिपार्टमेंट स्टोर इन द नाइट बिफोर सेल। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एस्केपेड। एस्केपेड का मतलब होता है एन एक्ट इन्वॉल्विंग सम रिस्क, डेंजर, एक्साइटमेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। चलिए अगला जो शब्द है वो है यूफोरिया। यूफोरिया नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, प्रसन्नता का अतिरेक या फिर उल्लासोन्माद कह सकते हैं। यूफोरिया का मतलब है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इस अर्थ में हम यूफोरिया मतलब खुशी, उन्माद, प्रफुल्लित होना, उसमें उस अर्थ में हम यूफोरिया का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम देखें, एलेशन, एक्सटेसी, ग्ली एंड डिलाइट। क्या हो जाएगा? एलेशन, एक्सटेसी, ग्ली एंड डिलाइट एक अर्थ में यूफोरिया के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, मिजरी, डिप्रेशन एंड सैडनेस। क्या हो जाएगा? मिजरी, डिप्रेशन एंड सैडनेस एक अर्थ में यूफोरिया के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर डेज आफ्टर दे वॉन द प्राइज। क्या है? दे वर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर डेज आफ्टर दे वॉन द प्राइज। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है यूफोरिया, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। क्या है? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब है उल्लासोन्माद कह सकते हैं, हर्षोन्माद कह सकते हैं, प्रफुल्लित होना, प्रसन्नता का जो एक अतिरेक हो जाता है एकदम बहुत ज्यादा, उस अर्थ में हम यूफोरिया का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिसिपेट। डिसिपेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। डिसिपेट का मतलब होता है टू कॉज टू ग्रेजुअली डिसअपियर और वेस्ट, है ना। मतलब है कि धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म होना या गायब हो जाना। साथ में जो दूसरा है बर्बाद करना या होना, अगर हम किसी चीज का उपयोग ना करें तब जो वो बर्बाद हो जाता है, उस अर्थ में भी हम डिसिपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कॉज टू ग्रेजुअली डिसअपियर और वेस्ट, टू ग्रेजुअली डिसअपियर और वेस्ट, इस अर्थ में हम डिसिपेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम के वैनिश, डिसअपियर एंड एग्जॉस्ट। क्या हो जाएगा? वैनिश, डिसअपियर एंड एग्जॉस्ट इसके डिसिपेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम कहेंगे, क्या हो जाएगा? सेव, कांग्रेगेट एंड गैदर। क्या हो जाएगा? सेव, कांग्रेगेट एंड गैदर इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसिपेट का मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म होना या उपयोग न करने की वजह से बर्बाद करना या बर्बाद होना,
इस अर्थ में हम डिसिपेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The heat gradually dissipate into the atmosphere। क्या है? The heat gradually dissipate into the atmosphere, है ना। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है dissipate। इसका मतलब होता है to gradually disappear और waste, मतलब है धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म होना, गायब हो जाना, बर्बाद करना या होना। इस अर्थ में हम dissipate का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है anew। anew एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अगेन इन अ न्यू और डिफरेंट वे। क्या है? अगेन इन अ न्यू और डिफरेंट वे, मतलब है फिर से, नए सिरे से या भिन्न रीति से। इस अर्थ में हम न्यू का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अफ्रेश, वंस अगेन, वंस मोर। अफ्रेश, वंस अगेन एंड वंस मोर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम कहेंगे तो नेवर, लिटिल, सेल्डम, नेवर मोर। नेवर, लिटिल, सेल्डम एंड नेवर मोर इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। न्यू का मतलब है अगेन इन अ न्यू और डिफरेंट वे, फिर से, नए सिरे से, भिन्न रीति से। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द फिल्म टेल्स अन्यू द स्टोरी ऑफ हिज राइज टू फेम एंड पावर। क्या है? द फिल्म टेल्स अन्यू द स्टोरी ऑफ हिज राइज टू फेम एंड पावर। पहला शब्द जो इस पेज पर है वो है न्यू, मतलब होता है अगेन इन अ न्यू वे, न्यू और डिफरेंट वे, फिर से, नए सिरे या भिन्न रीति से। इस अर्थ में हम न्यू का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहा अफ्रेश, वंस अगेन, वंस मोर। एंटोनिम कहा नेवर, लिटिल, सेल्डम एंड नेवर मोर। चलिए अगला जो शब्द है वो है लॉथ। लॉथ वर्ब की तरह प्रयोग होता है टू हेट समबडी और समथिंग, है ना। टू हेट समबडी और समथिंग इस अर्थ में, नफरत करने के लिए हम लॉथ शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हेट, डिटेस्ट, अबॉर एंड स्कॉर्न। क्या हो जाएगा? हेट, डिटेस्ट, अबॉर एंड स्कॉर्न सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एडोर, एडमायर, लव एंड चेरिश। क्या हो जाएगा? एडोर, एडमायर, लव एंड चेरिश लॉथ के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉर्ड ईच अदर, है ना। फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉर्ड ईच अदर। क्या है? फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉर्ड ईच अदर। यहां पर लॉथ का मतलब है टू हेट समबडी और समथिंग। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है लॉथ, इसका मतलब है टू हेट समबडी और समथिंग, मतलब है नफरत करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है एस्वेज। एस्वेज वर्ब की तरह प्रयोग होता है। एस्वेज का मतलब है टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग। क्या है? अनप्लेजेंट फीलिंग को लेस स्ट्रॉन्ग करना, यानी उसको कम करना। कोई भी मन में अगर अनप्लेजेंट फीलिंग्स है उसको कम करने के लिए हम एस्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतिकूल भावना की तीक्ष्णता यानी उसकी तेजी, तीव्रता को कम करना, इस अर्थ में हम एस्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिलीव, ईज, एलिविएट एंड सूद। क्या हो जाएगा? रिलीव, ईज, एलिविएट एंड सूद इसके एस्वेज के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई एंड इंपेयर। क्या हो जाएगा? एग्रीवेट, इंटेंसिफाई एंड इंपेयर इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्वेज के एंटोनिम, एस्वेज का मतलब क्या है? टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। He hoped that by confessing he could assuage his guilt। क्या है? He hoped that by confessing he could assuage his guilt, मतलब है कि उसके मन में जो एक बुरी भावना है ना, गिल्ट वाली, वो उसको लगता है कि कन्फेस करके वो घट जाएगा, एस्वेज हो जाएगा। टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग मतलब है प्रतिकूल भावना की तीक्ष्णता आदि को कम करना। अब यहां पर जो अगला शब्द है वो है स्पेक्टर। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर, मतलब है कुछ ऐसा बुरा, अनप्लेजेंट, जिसके प्रति लोगों के मन में आशंका हो कि ये फ्यूचर में होगा, कोई आगामी संकट जिसकी लोगों को आशंका हो। इस अर्थ में हम स्पेक्टर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो थ्रेट, मेनेस, प्रोस्पेक्ट एंड पेरिल। क्या हो जाएगा? थ्रेट, मेनेस, प्रोस्पेक्ट एंड पेरिल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम यहां मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑफुल स्पेक्टर ऑफ सिविल वॉर लूम्स ओवर द कंट्री। क्या है? द ऑफुल स्पेक्टर ऑफ सिविल वॉर लूम्स ओवर द कंट्री। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है स्पेक्टर, समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन फ्यूचर, कोई आगामी संकट जिसकी लोगों को आशंका हो। अब देखिए आज के सेशन को ना हम यहीं पर खत्म कर दे रहे हैं और फिर हम इसी सेशन के साथ अगले दिन मिलेंगे, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। अभी जितना मैंने कराया है इसका दुगुना बाकी है। क्योंकि कल का दिन मैं एडिटोरियल वोकैबुलरी लेकर के नहीं आता हूं, तो ये जो बचा हुआ 20 वर्ड्स है ये मैं कल यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा। बहरहाल बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो आप पूरी करिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यहां से टू बी कंटिन्यूड होगा और कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल।